नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 PIQs की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पीआरटी स्पेशल पर्यावरण ईवीएस का मैराथन का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको ईवीएस का पर्यावरण का मैराथन पार्ट 1 दिया था। आज पार्ट 1 पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे भी गए हैं। और साथ में यहाँ पे जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने स्पेशल क्विज स्टार्ट किया क्विज यूट्यूब पर, और इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम आपको जो है 1 मिनट के अंदर बता देते हैं। फिर हम आगे प्रश्नों पे चलेंगे और आज के प्रश्नों में हम जैव विविधता से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस संबंधी कई सारे प्रश्न हम देखेंगे और लगभग प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आपको 70 प्रश्न लगभग यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। और आपको करना क्या है जो है क्विज तक पहुंचने के लिए, तो आप एक तरीके से आप हमारे किसी भी वीडियो पे, जैसे मैंने ये वीडियो इस वीडियो को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस से जब हम चैनल पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चैनल का ऑप्शन है। ठीक है, अब चैनल का ऑप्शन में होम, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, यहाँ पे देखेंगे तो कम्युनिटी का सेक्शन है। कम्युनिटी के सेक्शन को जो है जब आप क्लियर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, होम, वीडियोस, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, कम्युनिटी सेक्शन को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं। जैसे अभी अपडेट दिया जा रहा है कि 9 बजे आपका इन्वायरमेंट का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए आप करंट अफेयर्स का, और इससे शानदार प्रश्न आपको कहीं जो है पूरे यूट्यूब पे तो क्या पूरे कितनी भी जो आप टेस्ट सीरीज देख लेंगे आपको इससे अच्छे प्रश्न नहीं मिलेंगे। लेटेस्ट करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का विश्वविद्यालय कौन सा है। 5 करंट अफेयर्स आज हमने ऐड किए हैं और 5 करंट अफेयर्स हमने कल ऐड किए थे। देखते जाइए और आप जो है कम्युनिटी पे जाके सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप इन प्रश्नों को नहीं करके गए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, और बिहार स्पेशल से लेके पॉलिटी से लेके जियोग्राफी से लेके करंट से लेके सारे प्रश्न यहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री से लेके सारे प्रश्न यहाँ पे आपको रखे गए हैं। और ऐसे ऐसे कन्फ्यूजिंग प्रश्न रखे गए हैं जहाँ पे आप परीक्षा में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। और करंट अफेयर्स को जो करंट अफेयर्स यहाँ पे बताए गए हैं, अभी तक 10 करंट अफेयर्स दिए गए हैं आपको, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे लगभग 30-35 प्रश्न हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे आपका कल का करंट अफेयर्स दिया गया था, करंट अफेयर्स के प्रश्न कल दिए गए थे, और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे अपने, और आप लोग क्विज को सॉल्व जरूर करें और साथ में अपना फीडबैक भी दें कमेंट के माध्यम से कि आपको क्विज कैसी लग रही है। और हमने बीपीएससी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है और आपके सफलता में इनका योगदान जरूर होगा। और साथ में आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आते हैं, पहला प्रश्न है आपका, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है, जैव विविधता की जो परिभाषा है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता वर्ड से आप समझ लीजिए जीव में विविधता। ठीक है, तो इसलिए जो है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियाँ कई समुदायों में संगठित रहती हैं और ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं और इनके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता, ध्यान रखिएगा, 3 श्रेणियों में विभाजित की जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता होता है। और ये जो विभाजन हुआ था 1960 में वाइट टेकर ने किया था, तो ध्यान रखिएगा, वाइट टेकर, ये नाम ध्यान रखिएगा। और वाइट टेकर ने जो है 1960 में यह अल्फ़ा, बीटा और गामा जैव विविधता की जो विभाजन है इसको किया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो भोजन, औद्योगिक उपभोग, औषधि, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर देखें तो आपका आंसर है डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। और यहाँ जो कार्य है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ये विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति, समुदाय व परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो पहला है आनुवांशिक आत्मसातकरण, प्राकृतिक वास का निवास, परभक्षियों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है जो जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता के नुकसान के लिए जाना जाता हुआ है प्राकृतिक वास या प्राकृतिक आवास का विनाश। तो प्राकृतिक आवास का जो विनाश है, जो नेचुरल हैबिटेट है जानवरों का,
वो उसका जब विनाश होता है तो जैव विविधता पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवास का विनाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसन ने। तो वाल्टर जी रोसन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ पे है? तो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB, ये आपका ध्यान रखिएगा जामनगर गुजरात में स्थित है। तो जामनगर गुजरात में स्थित है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। और कल हम आपकी जानकारी के लिए, तो आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि कल 8 बजे हम आपके साथ में लाइव आएंगे मॉर्निंग में, और आप लोग जो है ज़रूर जुड़िएगा और आपकी जो भी डाउट्स और क्वेरीज होंगी BPSC TR एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपकी दूर कर दी जाएंगी। और अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो हमने इन सभी के बारे में आपको डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया, समझा दिया। जो आपको भूगोल की क्लास, मैराथन क्लास दी गई थी 7th NCERT की और 6th NCERT की, वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और इसका अगर हम उदाहरण आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे? अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन उष्णकटिबंधीय वर्षावन के उदाहरण है। और अमेजन के वर्षावनों को हम सेल्वास के नाम से भी जानते हैं, तो सेल्वास के नाम से भी जानते हैं। और सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे विस्तृत है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता की अगर हम बात करें तो ये आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये आपका ध्रुव हो गया, ठीक है। इधर आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, बीच में आपकी भूमध्य रेखा हो गई। तो जैव विविधता की अगर बात करें तो जैव विविधता जब हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो घटेगी, ध्रुव की तरफ जाएंगे तो घटेगी, ठीक है। और भूमध्य ध्रुव से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ आने पर बढ़ेगा और वहीं भूमध्य रेखा से दूर जाने पर घटेगा। आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी अब स्थित है, साइलेंट वैली, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और NCERT में भी इसके बारे में दिया गया है। साइलेंट वैली, शांत घाटी, और ये केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर है साइलेंट वैली परियोजना किससे राज्य से संबंधित है? तो फिर से वही प्रश्न है आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरल। और ध्यान रखिएगा कि 1984 में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इस समय जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी अब स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में स्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। फिर है भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो उनकी संख्या कुल 4 है। कितनी है? कुल 4 है। एक तो आपका पश्चिमी घाट यहाँ पे आपको हो गया और पश्चिमी घाट में श्रीलंका भी इंक्लूडेड है, श्रीलंका का भी कुछ भाग इसमें है। तो श्रीलंका से तो आपसे पूछेगा नहीं, तो आपका पश्चिमी घाट हो गया। उसके अलावा जो है आपसे पूछता है पूर्वी हिमालय पार्ट, पूर्वी हिमालय। इसके अलावा जो है इंडो बर्मा का जो पार्ट है, इंडो बर्मा का पार्ट है। और इसके अलावा जो है सुंडालैंड हॉटस्पॉट है और सुंडालैंड का भाग है निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप का जो भाग है जैव विविधता का वो सुंडालैंड में आता है। तो इस प्रकार आपके 4 भाग हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट को बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। और इसके अलावा पूर्वी हिमालय भी आपका पश्चिमी घाट है। आते हैं अगले प्रश्न पे, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट हैं। तो पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी भारत नहीं है, पूर्वी हिमालय ये है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड आपका आंसर हो जाएगा जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न आपका,
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हॉट स्पॉट शब्द का, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था नॉर्मन मेयर्स ने। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हॉट स्पॉट शब्द या बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द किसने ईजाद किया था, तो नॉर्मन मायर्स ने। और भारत में 4 जैव विविधता वाले हैं, आपको हमने डिस्कस कर दिया है। 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट्स हैं, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। तो आपका फिर से वही प्रश्न है और आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय श्रेणी श्रृंखला और पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? इस बार पूछा नहीं है, तो हिमालय में, तो यहाँ पे हिमालय दिया, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि पूर्वी हिमालय भाग है इसका। उत्तर पूर्वी भारत, और उत्तर पूर्वी भारत खासकर जो इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, यानी म्यांमार के साथ में जो सटा हुआ भारत का क्षेत्र है, इंडो बर्मा, जिसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। और पश्चिमी घाट तो है ही, विंध्यन आपका जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा विंध्यन। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के नाश का कारण है, तो जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, बिल्कुल है। पर्यावरण प्रदूषण, इससे भी होता है। वनों का नाश, इससे भी होगा, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं। जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन ध्यान से देखिए। आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो यहाँ पे मुख्य कारण यहाँ पे पूछा है, तो सभी कारण तो आपको बताने नहीं है, केवल एक चुनना है। तो मुख्य कारण आपका प्राकृतिक आवासीय विनाश जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, आंसर आपका वही है कि प्राकृतिक निवास या आवास और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को सबसे ज़्यादा संकट है। अगला प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? तो स्वस्थानीय पद्धति इन सिटू, यहाँ पे बात करें तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका इन सिटू स्वस्थानीय में आता है। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, ये भी स्वस्थानीय में आता है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका स्वस्थानीय में आता है। स्वस्थानीय पद्धति क्या होती है? तो स्वस्थानीय में प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक आवास में वनस्पति का और जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ए, सी और डी तो आपके स्वस्थानीय संरक्षण के भाग हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा वानस्पतिक उद्यान, बोटेनिकल गार्डन। जो लोग दिल्ली में रहे होंगे उनको पता होगा कि बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन भी है। तो बोटेनिकल गार्डन जो है ये स्वस्थानीय ना होकर जो है उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बोटेनिकल गार्डन स्वस्थानीय पद्धति का उदाहरण नहीं है। और यहाँ पे बात करें तो जैव विविधता का जो संरक्षण होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वस्थानीय, दूसरा होता है बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब होता है प्राकृतिक आवास में संरक्षण, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, और बाह्य स्थानीय का मतलब होता है कि प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी दूसरी जगह पे ले जाना। जैसे एक सिंपल सा आप एग्जाम्पल समझिए, जू। आप चिड़ियाघर गए होंगे, तो चिड़ियाघर में क्या होता है? चिड़ियाघर में जानवरों को जंगल से लाया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास से लाके एक दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। तो ये आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। क्लियर है? अब यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं स्वस्थानीय के, जो प्राकृतिक संरक्षण के हैं। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? आपके प्राकृतिक झील और उपवन आ जाएंगे, जीवमंडल नीचे आएंगे, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब उदाहरण है स्वस्थानीय संरक्षण के। बाह्य स्थानीय संरक्षण में कौन कौन से आते हैं? तो पवित्र पौधे और घरेलू बगीचे, ये हो गए। इसके अलावा बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, तो और इसके अलावा प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर। तो ये सब आपके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? बाह्य स्थानीय के। फिर से मैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, बीज बैंक, जीन बैंक ध्यान रखिएगा, और पवित्र पौधे एवं घरेलू बगीचे जो होते हैं, जिनको हम सेक्रेड ग्रोव्स भी बोलते हैं कई बार, लेकिन सेक्रेड ग्रोव्स तो प्राकृतिक आवास में भी पाए जाते हैं। और ये प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, ध्यान रखिएगा, वनस्पति बगीचा, बोटेनिकल गार्डन, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके जो है बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, यही आपसे बार बार परीक्षा में पूछता है। ये आपके जो है बाह्य स्थानीय X2 में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो है अगर हम बात करें तो किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा, स्वस्थानीय संरक्षण द्वारा। स्वस्थानीय मतलब खुद के स्थान पे, यानी प्राकृतिक स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण, यहाँ पे स्वस्थानीय होगा तो ध्यान रखिएगा स्वस्थानीय होगा, संरक्षण का रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो जैवमंडल आगार, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन, ये भी आएगा, ठीक। और कौन सा नहीं होगा? तो ये आपका वनस्पति बाग, बोटेनिकल गार्डन, ये जो है बाह्य स्थानीय का उदाहरण है, स्वस्थानीय का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो क्रायो बैंक जिसमें ex-situ संरक्षण किया जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जाता है, इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? तो ex-situ संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों और भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करने से निहित है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो है जैव विविधता की भी संरक्षण हो और मनुष्य का जो परंपरागत जीवन है उसका भी संरक्षण हो। और मनुष्य का परंपरागत जीवन से मतलब है कि जो आदिवासी जंगलों के आसपास रहते हैं उनका भी संरक्षण, उनके भी स्थान का संरक्षण हो, उनके आवास का भी संरक्षण हो जैव विविधता के संरक्षण के साथ में। तो इसके लिए जो है स्थापित किया जाता है जैवमंडल निचय को, जीवमंडल निचय को, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बराबर होता है, यानी जो आदिवासी लोग आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं उनके साथ में जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, उनके जो परंपरागत जीवन उनका भी संरक्षण किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जैवमंडल निचय। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क्स हैं, वन्यजीव अभयारण्य है, तो यहाँ पे जो है अलाउड नहीं होते। तो जिस भी क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान होंगे, नेशनल पार्क होंगे, टाइगर रिजर्व होंगे, तो वो सब जो है बहुत विशेष क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे किसी को रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जीवमंडल निचय में, बायोस्फीयर रिजर्व में लोग रह सकते हैं। और इस प्रकार जो है जैव विविधता का भी संरक्षण होगा और मनुष्य का परंपरागत जीवन का भी संरक्षण होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? प्रवाल विरंजन जिसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। और कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो सबसे जो यहाँ पे अधिक प्रभावी कारक पूछा है तो सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में, सैलिनिटी में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो प्रवाल विरंजन की बात करें, कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जलवायु परिवर्तन के कारण। और जलवायु परिवर्तन का सबसे जो एक ज़बरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है कि सागरीय जल का जो सामान्य तापमान है उसमें वृद्धि हो जाता है। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स होते हैं, हिमनद होते हैं, वो पिघलने लगते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ये जो है प्रवाल विरंजन का महत्वपूर्ण कारक है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक ऊष्मन यहाँ दिया गया इस बार, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे रिलेट कर दिया गया इस बार। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो है सागर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रवाल भित्तियाँ पूछा गया है। और यहाँ पे कोरल रीफ्स की बात कर रहा है। तो भारत में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, सुंदरबन में नहीं पाया जाता। सुंदरबन में क्या पाया जाता है? सुंदरबन में जो है मैंग्रोव पाए जाते हैं। सुंदरबन में क्या पाया जाता है? मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे, इसके अलावा लक्षद्वीप में भी ध्यान रखिएगा, जो कोरल रीफ्स हैं कहाँ कहाँ स्थित है, प्रवाल भित्ति भारत में कहाँ कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जो है किससे संबंधित है? तो यह IUCN से संबंधित है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और यह रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट को निकालता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी और IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये हमने आपको टेलीग्राम में जब PR इन्वायरमेंट के कुछ नोट्स दिए थे मैसेज के फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको बताया गया था। फिर वही प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN। और IUCN का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1964 में। और इनके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो। एक बार आप चेक करके बताइएगा क्या यहाँ पे IUCN का जो डेट है, स्थापना वर्ष सही है। और साथ में आपको बताना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध है। तो इस बार आपको ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया है, तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। तो आपका आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक में किसके बारे में जानकारी होती है? तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं की जानकारी होती है। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित होते हैं, तो लुप्त प्राय प्रजातियों के आंकड़े जो है सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी ना गई हो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 50 वर्ष। अगर 50 वर्ष से
कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। जैसे 1952 में, कब 1952 में चीते को या चीता को जो है भारत में विलुप्त माना गया था, क्योंकि जो है 50 साल से देखा नहीं गया था, तो वही क्राइटेरिया लगाई गई थी। और हालांकि अब जो है अलग अलग जगहों से ला के जो है चीतों को भारत में फिर से लाया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ड्रग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो जो गिद्धों की संख्या थी अचानक से घटने लगी थी, और यह हुआ था जो है डाइक्लोफेनेक सोडियम के कारण। तो डाइक्लोफेनेक नाम की जो है दर्द निवारक दवा होती थी, और इसका उपयोग किसान जो है पशुओं के लिए, जो गाय भैंस होती थी उनके दर्द निवारक के रूप में और बुखार के इलाज में किया जाता था, एंटीबायोटिक के रूप में। और जब डाइक्लोफेनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता था तो उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता था तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती थी। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इसका जो कुप्रभाव का अंदाजा था। और 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में जो है 8.5 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1990 से लेकर 2000 के बीच में जो गिद्धों की आबादी थी भारत में कह लें तो वो लगभग 90% तक गिरावट आई थी। यानी अगर 100 रहे होंगे तो 10 ही बचे, इस लेवल पे गिरावट आई थी। और इसका जो महत्वपूर्ण कारक था तो समझ लीजिएगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। आपसे TRE 1 में PRT में प्रश्न पूछा था बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, और इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या जैविक आवर्धन बोलते हैं इसको। जैविक आवर्धन इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन या बायोमैग्नीफिकेशन। बायोमैग्नीफिकेशन और बायोमैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, तो आप उसी से समझ लीजिए कि होता क्या है कि जब फूड चेन में कोई जो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है, कोई जब जहरीली चीज़ इंटर करती है जो नुकसान कर सकती है, तो वो जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे पहुंची है, दूसरे से तीसरे पे पहुंचती है, तो उसकी जो डैमेज करने की क्षमता है, उसकी जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता वो कई गुना बढ़ती जाती है। तो अब जैसे दूसरे स्तर पे बात करें, गाय भैंस हैं, अब गाय भैंस बीमार हुए, उनकी डेथ हो गई, फिर उनको जब फाइनली जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध की जो है इनकी गाय और भैंस में जो डाइक्लोफेनेक सोडियम दवा थी उनके अंदर, उसके वजह से जो है जो गिद्ध थे इनका किडनी फेल होने लगा, और जब किडनी फेल होने लगा तो इनकी जान जाने लगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, जैविक आवर्धन हो रहा है। जो टॉक्सिक मटेरियल है वो ऊपर के पोषी स्तर पे जाने पे और ज़्यादा खतरनाक हो जा रहा है। तो ये आपका जो है, इसको हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन या बायोमैग्नीफिकेशन या जैविक आवर्धन। और इसके अलावा हमने आपको एक उदाहरण और दिया था, वहाँ पे आपको हम बताया था बायो एक्यूमुलेशन एक कॉन्सेप्ट होता है। बायो एक्यूमुलेशन, इसको बोलते हैं जैव संचय। जब हमने आपको NCERT पढ़ाया था तो वहाँ पे भी उदाहरण दिया था। जैव संचय में क्या होता है कि जैसे आपने मिनीमाटा बीमारी का नाम सुना होगा, मीनामाटा करके। तो मीनामाटा बीमारी जो है किसके कारण हुई थी? तो मरकरी, पारे के जो है विषाक्तता के कारण हुई थी। और पारा का विषाक्तता की वजह से जो मछलियाँ थी जापान में, मछलियों में गया पारा और उन मछलियों को खाया इंसान ने, और इंसान की जो है मृत्यु होने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पोषी स्तर से जो है दूसरे पोषी स्तर या उससे ऊपर नहीं जा रहा है, सबसे ऊपर वाले पोषी स्तर तक नहीं जा रहा है, इन्हीं मछलियों को सिंपली इंसान ने खा लिया। तो बायो एक्यूमुलेशन, यानी मछलियों को खाया इंसान ने और इंसान की मौत हो गई। तो ये जो है आपका उदाहरण जैव संचय का है। तो ध्यान रखिएगा, जैव संचय में और जो है बायोमैग्नीफिकेशन में अंतर है, जैव आवर्धन में अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डाइक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। डाइक्लोफेनेक दवा का नाम याद रखिएगा, गिद्धों से संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। फिर पशुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो ये आंसर है डाइक्लोफेनेक। फिर है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण, तो जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, और डाइक्लोफेनेक नाम है इसका। तो जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दी जाती थी डाइक्लोफेनेक, जिसके वजह से गिद्धों की कमी हुई, गिद्धों की मौतें होने लगी। फिर रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित था। रामसर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। तो ये आपका नम भूमि, जिसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं, तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है। और ये जो रामसर सम्मेलन है, रामसर सम्मेलन ईरान में रामसर नाम का एक जगह है, वहाँ पे जो है सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और ध्यान रखिएगा 2 फरवरी 1971 को जो बैठक हुई थी उसके वजह से जो है हम 2 फरवरी को हर साल
जो है क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड्स डे मनाते हैं। तो आर्द्र भूमि दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को, और 2 फरवरी को हम इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसके बारे में आप जान लीजिएगा, तो आपको याद करने की तकलीफ नहीं होगी, आपको सब कुछ रटना नहीं पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट से आप जो है याद रख पाएंगे कि हाँ 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था सम्मेलन, तो इस वजह से 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो आपका यहाँ पे आर्द्र भूमि संरक्षण है, तो नम भूमि आए, आर्द्र भूमि आए या वेटलैंड्स आए, तो एक ही बात है। और आपको वेटलैंड्स भी लिख के दे सकता है, तो भी ध्यान रखिएगा, वेटलैंड्स। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रामसर स्थल कहाँ पे है, तो बिहार का प्रथम रामसर स्थल बेगूसराय में स्थित है, और इसका नाम जो है कांवरताल आर्द्र भूमि है। क्या नाम है, कंवरताल या कांवरताल, कंवरताल या कंवर झील, या कंवर झील भी बोलते हैं, तो कंवर झील ये आपका बेगूसराय में स्थित है बिहार में, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 2020 में इसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। फिर अब वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर आपका 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो भारत में जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में, ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था 2003 में चेन्नई में, तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस, और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। एक क्रम में हम याद कर लेते हैं कि पहले जल दिवस मार्च में 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, देन 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस। आगे बढ़ते हैं, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक जो है वंदना शिवा है। और इस प्रश्न को लेने का एक ही कारण था कि आपको हमने एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि नवधान्य आंदोलन, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि नवधान्य आंदोलन किसने शुरू किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो डॉक्टर वंदना शिवा। तो डॉक्टर वंदना शिवा ने नवधान्य आंदोलन चलाया था, तो ये ध्यान रखिएगा, और इन्होंने पुस्तक लिखी है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिससे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर ले जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसमें बंजर पर्वत या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करती है, इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लेती है, और उसके वजह से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आइए ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, हरित गृह प्रभाव है, तो हरित गृह प्रभाव का मतलब है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने जो है आपको सौरमंडल पढ़ाया था, ठीक है, और सौरमंडल में हमने आपको बताया था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। क्लियर है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे करीब कौन है, तो आपका आंसर क्या होता था, आपका आंसर होता था मरकरी, ठीक है, जिसको हम बुध बोलते हैं। तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट है वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को क्यों माना गया है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को क्यों माना गया, तो इसका कारण है कि जो शुक्र ग्रह है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90% से अलग है, 95% के आसपास वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके वजह से होता क्या है कि जो है सूर्य की किरणें शुक्र ग्रह पे पड़ती हैं, फिर वो जो है वापस से इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म में जब वो बाहर निकलने का प्रयास करती है वायुमंडल से, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी भारी मात्रा में वहाँ पे मौजूद है वो उनको क्या करती हैं, उन ऊष्माओं को ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं, और उस वजह से जो शुक्र का जो वायुमंडल है बहुत ज़्यादा गर्म होता रहा, और आज से नहीं हज़ारों लाखों सालों से ऐसा हो रहा है। तो इसके वजह से जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है। उसका कारण क्या है, अत्यधिक जो है वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% से अधिक होने के कारण जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ये सूर्य है,
सूर्य से जो किरणें आएंगी वायुमंडल से होते हुए, ये पृथ्वी हो गया, और यहाँ पे सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर आएंगी, कुछ एब्जॉर्ब होंगी, अवशोषित होंगी, और कुछ जो है कुछ होंगी, तो जो है कुछ ये आपका वायुमंडल क्षेत्र हो गया, और कुछ जो है वापस जो है वायुमंडल की तरफ वापस जाएंगी, परावर्तित होंगी। लेकिन ये यहाँ पे जब ग्रीन हाउस गैसेस होंगी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो ये क्या करेंगी, इन ऊष्माओं को यहाँ पे रोक लेंगी। जब रोक लेंगी तो इसके वजह से जो एक वायुमंडल, निचला वायुमंडल है वो गर्म रहेगा, और इसके कारण जो है जो इफेक्ट होता है इसको हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा कौन सी प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन आज के डेट में ग्रीन हाउस गैसेस की उपस्थिति ज़्यादा होने की वजह से आज हम जो है किसका सामना कर रहे हैं, तो आज हम सामना कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, भूमंडलीय तापमान का, या वैश्विक तापन का। तो ध्यान रखिएगा कि जो हरित गृह प्रभाव था ये प्राकृतिक प्रक्रिया होती थी, लेकिन और इससे होता क्या था कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म रहता था, इतना गर्म कि जो है प्राकृतिक आवास यहाँ पे पनप सके, इंसानपन पे, जीव जंतुपन पे, पूरा जयमंडल यहाँ पर स्थापित हुआ। किसके वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। क्लियर है। लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे समय बढ़ा, फिर उसके बाद जो है जब पूरे विश्व में धीरे धीरे जो है औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तो वहाँ से प्रदूषण बढ़ना स्टार्ट हुआ, और उस प्रदूषण बढ़ने के कारण तमाम ग्रीन हाउस गैसेज जो है वायुमंडल में उनकी उपस्थिति बढ़ने लगी। इस वजह से जो हरित गृह प्रभाव था वो अपने प्राकृतिक प्रभाव से बहुत आगे निकल गया, और इस वजह से जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव। जो आज उस हरित गृह प्रभाव के कारण से क्या होता है, वो होता है भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही आपका प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो ये होती है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और आप लोग अगर जिनको भी कोई भी डाउट हो, जो अभ्यर्थी नए जुड़े हैं, वो कल 8 बजे, यानी कि जो अभी हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो कल सवेरे 8 बजे आपसे हम लाइव मिलेंगे, और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों की बात करें तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है। कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लेकिन कार्बन टेट्राफ्लोराइड नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होते हैं। और अमोनिया और ओजोन, तो अमोनिया नहीं होता, ओजोन होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, तो ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोसेफ फोरियर। तो ध्यान रखिएगा जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो फिर से वही प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो यहाँ पे आपका देखा जाए फिर से वही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। प्रश्न रिपीट हुआ है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि विभिन्न गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति आपेक्षिक योगदान जो है उसमें जलवाष्प का सबसे ज़्यादा है, 60%। तो वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प 60% के आसपास सबसे ज़्यादा जो है योगदान है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे स्थान पर 26%। जनरली आपसे कार्बन डाइऑक्साइड ही विकल्प में दिया रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर हो जाता है। मीथेन उसके बाद, देन ओजोन, और देन नाइट्रस ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा आपसे जो महत्वपूर्ण आपसे ग्रीन हाउस गैसेस पूछी जाती हैं, जलवाष्प पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है, मीथेन पूछा जाता है, ओजोन पूछा जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। तो अधिकतम की बात करें तो यहाँ पे दिए गए विकल्प में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। तो यहाँ पे चूंकि जलवाष्प दिया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। और जलवाष्प 60% के आसपास जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, अभी हमने देखा इसको। और दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो 26% करती है। तो ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, और वो है जलवाष्प, वाटर वेपर। फिर आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 का प्रभाव होता है, फिर मीथेन का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर देन सबसे कम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो आपका डी आंसर हो जाएगा आपका।
और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और क्विज ज़रूर करिएगा। डेली हम आपको क्लासेस दे रहे हैं और वहाँ पे भी हम आने वाले आपको 10 से 15 दिन में आपके पास जो है काफ़ी सारे सवाल हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको बहुत ही प्रभाव देंगे, बहुत ही इफेक्ट देंगे। फिर ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और बीपीएससी प्री में पूछा गया है, और बीपीएससी प्री में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इन्वायरमेंट के प्रश्न बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो अदर स्टेट कमीशंस में जो प्रश्न आपसे पूछे गए जो आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपके सामने यहाँ पे लाए गए हैं। और यहाँ पे किसी ने हमसे पूछा था कि किस बुक से इसको हम करा रहे हैं, जैसे साइंस का प्रश्न हमने आपको दिया था, तो जो है ये हम घटना चक्र की पुस्तक से करा रहे हैं। लेकिन दिक्कत आपके लिए ये है कि अगर आप इसको लेते हैं और पढ़ते हैं तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें यूपीएससी तक के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए होते हैं साथ में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा छोड़ना है। तो आप लोग यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से प्रश्नों को समझते हुए, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार समझ लीजिए और फिर आप जो है इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना होता है, सबसे ज़रूरी होता है प्रश्न पढ़ना। कई बार हम प्रश्न पढ़ने की गलती करते हैं। और क्विज, ध्यान रखिएगा, हम आपके दिमाग के साथ में खेल रहे हैं। जब हम आपके लिए क्विज तैयार करते हैं तो हम आपको आपके माइंड को पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्रश्न दिया जाए ध्यान से पढ़िए। ये मत सोचिए कि पहला ऑप्शन आ गया, आपको लगा कि हाँ पहला ऑप्शन तो हमने पढ़ा था, ये आंसर होगा। आप तीसरा, तीनों ऑप्शन पढ़ने ही नहीं गए। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन ही संभव है, चाहते थे 5 देना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और साथ में 4 ऑप्शंस को भी गौर करना ज़रूरी होता है, कि उसी में से आपको आंसर चुनना रहता है। भले आपको पता हो लेकिन फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़िए। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको क्विज सॉल्व करना है, फिर साथ में जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको जरूर समझें। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊष्मन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्गन जो है ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा आर्गन। फिर आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि या वैश्विक तापन में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो यहाँ पे मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, जलवाष्प करता है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, NO2 नहीं करता है, ठीक है। तो सल्फर नहीं करता है, NO2 नहीं करता है, मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, जलवाष्प करता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी करता है, लेकिन NO2 नहीं करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी है? तो धान के खेत में याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस से आपको पता है क्या होता है, भूमंडलीय तापन। और इसके अलावा बात करें तो धान के खेत में, कोयले की खदानों में जो घरेलू पशु होते हैं उनमें भी जो है मीथेन गैस निकलती है, तो उनसे वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 5-6 हैं बहुत महत्वपूर्ण जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से यहाँ मैं फिर से बता दे रहे हैं आपके लिए। तो जलवाष्प वाटर वेपर है आपको याद रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड याद करना, मीथेन CH4 याद रखना, ओजोन O3 याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इतना रट लीजिए, बाकी जो बचा वो नहीं होगा। क्लियर है? जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन का कारण है, प्रदूषण कारक है, ओजोन परत का क्षरण ये भी कारक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी वजह से है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण। वही प्रश्न है, रिपीट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गैस में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो हमने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, और जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता क्या, धरती का जो तापमान और रहने लायक हुआ वो कुछ हद तक जो है उष्ण हुआ। तो उष्ण होने की वजह से गर्म हुआ, और गर्म वायुमंडल में जो है फिर जो है पृथ्वी में जीवमंडल का जो है मतलब स्थापित हुआ, और जीवमंडल बायोस्फीयर जो है जैवमंडल जो है स्थापित हुआ। और स्थापित होने के बाद जो है जो इंसान है, जो जीव जंतु हैं, वो उनका जो है ग्रोथ हुआ, विकास हुआ,
और इस प्रकार जो है जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी जिसने क्या काम किया, ग्रीन हाउस गैस का, तो इससे लाभ पहुंचाया। और अगर ध्यान दीजिएगा एक प्रश्न आपको पूछा गया था कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता, तो ध्यान दीजिएगा अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। सोचिए कितना ठंडा होता, और -18 डिग्री सेल्सियस पे कोई रह पाता क्या? इस तरीके से प्राकृतिक जो विकास हुआ है वनस्पतियों का, जीवों का, ये सब हो पाता, नहीं हो पाता, तो पृथ्वी -18 डिग्री सेल्सियस पे होती। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हानिकारक कैसे है, तो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के वजह से, वायुमंडल में बढ़ने की वजह से ये हानिकारक है और ये वैश्विक तापन कर रहा है। तो आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो यहाँ पे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वही आपका प्रश्न है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल से आपकी पीआरटी मैथ्स की भी क्लासेस शाम को आएंगी। तो और जो है पीआरटी मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखी है, जहाँ पे हमने 200 से प्रश्न आपको करवा रखे हैं पीआरटी स्पेशल में। तो आप उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए और वैसे ही कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। फिर आते हैं भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता तक कारण बढ़ रही है। तो किसके कारण बढ़ रही है, किसकी सांद्रता बढ़ रही है जिसके कारण भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका बढ़ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है यह भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका बढ़ रही है। और आप कहेंगे ओजोन भी तो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावी है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावी है और इसके वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके वजह से जो है भूमंडलीय ऊष्मन की जो आशंका है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो इसकी अगर हम बात करें तो 0.03%, 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है प्राकृतिक संतुलन के लिए। और यह कब था? तो ये जो है औद्योगिकरण से पहले इस स्थिति में था हमारा पर्यावरण, लेकिन जब औद्योगिकरण के बाद प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आज की डेट में कितना, तो 0.04, तो 0.04% है। सोचिए कितना, मतलब देखने में तो बहुत कम बढ़ा, लेकिन इतने के वजह से जो है पूरे जो है पृथ्वी पर जो भूमंडलीय तापन वो किस लेवल पे बढ़ गया। तो इतना खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है बढ़ना। और इस समय जो ये 415 ppm से अधिक हो चुकी है, और 415 का मतलब होता है 0.0415 कर लीजिए, तो लगभग वही 0.04 में लगभग मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मीथेन निम्न में से किस से निकलती है, उत्सर्जित होती है? तो मीथेन की बात करें तो धान के खेतों से निकलती है, और जो दीमक की बॉम्बी होती है, तो ध्यान रखिए दीमक की जो बॉम्बी होती है वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, भूमंडलीय तापन में वृद्धि करती है, तो आंसर है मीथेन। पता है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं के जिन ग्रीन हाउस गैस का जो है निस्सरण होता है वह होता है, तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं इनसे जो कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस को ध्यान रखिएगा मार्स गैस भी कहते हैं, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। तो मीथेन किस गैस को मार्स गैस बोलते हैं, तो मीथेन गैस को मार्स गैस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यह जो है हुआ था पेरिस में, और ये COP 21 के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नंबर। और लेटेस्ट के बारे में आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन करा दिया जाएगा जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है। तो वर्ष 2015 में ध्यान रखिएगा पेरिस समझौता हुआ था। फिर है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आज के डेट में चीन नंबर 1 पर है। भले प्रश्न पहले पूछा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? तो चीन जो है नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा चीन पहले पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश माना जाता है? तो कार्बन निगेटिव देश की बात करें तो यहाँ पे भूटान है, और भूटान अपने प्राकृतिक आवास को जो है बचाए रखने के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। और यहाँ पे जो है जो प्राकृतिक जो वन है उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक है। हम आपको प्रश्न के माध्यम से बताएंगे, कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। और ये किसके तहत हुआ था? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है।
तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा था कि किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन पूरा नहीं दिया गया था, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर ही नहीं माना गया। और ये ज़्यादा बेहतर है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और उस जलवायु परिवर्तन में हम क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है ग्रीन हाउस गैसों के जो निकासी है उसको कम करने से जो संबंधित प्रावधान है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित है। और यहाँ पे आपको ओजोन क्षरण है, तो आपको पता है कि ओजोन क्षरण से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, ओजोन क्षरण के संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आगे बढ़ते हैं। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था क्योटो में। तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे जो है स्वीकार किया गया था 1997 में। अगला प्रश्न है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, तो ध्यान रखिएगा जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्लू कार्बन क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही सबसे बड़े एग्जाम में पूछा गया है, और इसका सिंपल सा मतलब है, ब्लू कार्बन का मतलब होता है कि महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगतिहीन कार्बन। तो ब्लू कार्बन यानी जो कार्बन महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित होता है, तो वो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, तो उस कार्बन को बोलते हैं ब्लू कार्बन। अगला प्रश्न है प्रश्न है आपका कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसमें शुरू हुआ था। तो कार्बन क्रेडिट, ये भी ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें ग्रीन हाउस गैसों की निकासी को कम किया करने पर संबंधित प्रावधान है, तो उसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा वहीं से निकल के आई है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये 2008 में हुई थी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो 2008 में जो है प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है 2008 में। आगे बढ़ते हैं। और इसके तहत जो है राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जो है जलवायु परिवर्तन पर जो भारत का राष्ट्रीय कार्य योजना है, इसके अंतर्गत कितने राष्ट्रीय मिशन है, तो 8 राष्ट्रीय मिशन है। फिर है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, तो 2008। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली परीक्षण मिशन, फिर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। तो यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, एक रटना नहीं है इनको। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, और क्लाइमेट चेंज को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो सौर मिशन से कम कर सकते हैं, ऊर्जा बचत से कम कर सकते हैं, तो इससे आपको याद रख लेना है। सतत पर्यावास से हम कम कर सकते हैं, राष्ट्रीय जल मिशन से कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है इनको ऐसे रिलेट कर लेना है। फिर है कि यहाँ पे जैसे आपको दिया गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, तो ऐसे आप समझ लीजिए वनीकरण, तो वनीकरण से संबंधित प्रावधान तो होने चाहिए जलवायु परिवर्तन में, तो ये है। अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, तो उस अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन भी अच्छी बात है, तो जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्य योजना में होना चाहिए। सौर शक्ति तो है ही, और नाभिकीय शक्ति नहीं होगा, क्योंकि नाभिकीय शक्ति का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कोई काम नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे आंसर बहुत आसानी से मिल जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये आपका प्रश्न समाप्त होता है, और अगले क्लास में इसके आगे के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में आप क्विज को जाएँ ज़रूर सॉल्व करें, और आपको वहाँ पे कोई डाउट और कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछें प्रश्न से रिलेटेड। और हम वहाँ पे आपको आपके दिमाग से खेलने के लिए प्रश्न बनाते हैं, और अच्छे अच्छे प्रश्न बनाते हैं कि जहाँ आप गलती कर सकते हैं, जिस पॉइंट पे आप गलती कर सकते हैं हम वैसे प्रश्नों को रखते हैं। तो इस बात को आप समझिए। और ये प्रश्न आपकी जानकारी के लिए बता दें, करंट अफेयर्स तक के हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखे हैं। जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, इसी वीडियो को जो है वीडियो को जब आप छोटा कर लीजिएगा, फुल में मत देखिए, जब फुल से हटा के छोटा करिएगा, चैनल पे क्लिक करिएगा। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सबसे किनारे जाना है कम्युनिटी सेक्शन पे। कम्युनिटी सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, आपको कम से कम 35 प्रश्न मिलेंगे। और जब कल आप मॉर्निंग में देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे जो है लगभग 50 प्रश्न से ऊपर मिल चुके होंगे, क्योंकि हम एक साथ कई सारे प्रश्नों को ऐड कर देते हैं। तो क्लियर है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है जल्द ही और सब्जेक्ट के भी प्रश्न यहाँ पे जोड़े जाएंगे। अभी तक हमने इसमें
मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, बिहार हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। इसके अलावा हमने जो जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, करंट अफेयर्स के हमने प्रश्न रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बाकी इसके अलावा जो हम आपको बीपीएससी टीआरई पीआईक्यू करा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई पीआईक्यू प्लेलिस्ट है आपकी 2000 की, उससे और साथ में 2000 कम से कम 2000 इधर भी हम आपको करा देंगे। तो 4000 जो ये प्रश्न है आपको परीक्षा में सफल कराने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सहयोग करें और हम आपके लिए जो है दिन रात निरंतरता से लगे हुए हैं। आपकी सफलता में हमारा छोटा सा योगदान जरूर हो और आप जो है आगामी परीक्षा में सफल भी हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 8 बजे जो है लाइव आएंगे और सभी लोग आना ना भूलें। कल सवेरे 8 बजे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।